मतलब 4 मिनट चाहिए हमें, 1 मिनट एक्स्ट्रा और। ओके, एक्चुअली हमने 14 पे बोला था ना, और देखा कि 82% प्रोसेस हुआ है, मतलब 1 मिनट और चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक। चलिए, डिस्चार्ज हो गया। प्रत्युष जी हैं, राज हैं, राज प्रत्युष, आप लोगों की कैसी चल रही है तैयारी? सर बढ़िया चल रही है एकदम। ओके, बाकी लोग थक गए क्या स्ट्रेट लाइन पढ़ के? चलो, जिसमें इतना रहेंगे हम तो क्लास चलाएंगे। हमें लग रहा था कि मैथ की क्लास में कहीं भी, कल मैं देखा था थोड़ा सा बच्चे पता ना क्या डिमांड करते हैं। वो जो लड़की थी वो निकल गई क्या? क्या नाम था जी उसका? मानसी। हाँ हाँ, मानसी का। सोची होगी क्या, हम सोच रहे थे कि सर टॉप कराएंगे, तो पता ना स्ट्रेट लाइन ही पढ़ा रहे हैं। खुशी जी आ गई हैं। बस आ चुके हैं जितने आने थे। कोई मैसेज भी कर रहा है, सर कंटिन्यू। अरे कोई बात नहीं अंश जी, आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। चलो देखो, ये मैं कह रहा था, ये है स्ट्रेट लाइन का वेरियस फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म। हम लोगों ने सभी फॉर्म पढ़ लिए। अब इसके बाद का जो हेडिंग होता है वो होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस में भी बस क्या है बच्चों, ध्यान देना कि जैसे ये है आपके पास, सपोज ये लाइन L1 है, इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू m1x प्लस c1, और ये लाइन L2 है y इक्वल टू m2x प्लस c2। इसके बीच के एंगल को आप ये थीटा बोल सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि सर ये पाई माइनस थीटा भी हो सकता है, दोनों में से कोई। ओके, थीटा एंड पाई माइनस थीटा बोथ। तो फिर करते क्या है कि जैसे ये मान लीजिए अल्फा एंगल है, दिस इज बीटा, तो इस अल्फा को वर्टिकली अपोजिट एंगल के सम के फॉर्म में लिख देते हैं। आप कहते हो कि सर यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाती है अल्फा माइनस बीटा, और आप tan थीटा की वैल्यू tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखते हो। इसको ओपन करते हो तो दिस इज tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और ये बताइए, आप tan अल्फा को m1 लिख सकते हैं ना, यस सर। और tan बीटा को m2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाता है हमारे पास tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि थीटा और पाई माइनस थीटा हमारे दोनों एंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्यूट कंफर्म करने के लिए मॉड लगा देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये मॉड इस वजह से लगता है कि हमारा एंगल ये दोनों होता है ना, थीटा और पाई माइनस थीटा। तो अगर हम मान लीजिए इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन में देख रहे हैं और 60 है ही नहीं, तो फिर 120 डिग्री वाला ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब कई बच्चे कहते हैं सर 60 भी ना हो 120 भी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, दोनों में से एक जरूर रहेगा। ओके, और दोनों रहेंगे तो दोनों को टिक कर देंगे। कंटिन्यू करूं आगे? यस सर।
ये इन जनरल है। अब एक स्पेशल इसमें दो केस और होते हैं। एक होता है कि अगर एक लाइन वर्टिकल हो गई तो when one line is vertical, इसको पैरेलल टू वाई एक्सिस लिख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि अब हमारे पास ये दो लाइनें हैं, जिसमें एक ये वर्टिकल बना दिया हमने और दूसरा इस तरह से बनाया है। तो आप कहोगे सर अभी भी तो ये थीटा की बात कर रहे हो, ये है मान लीजिए y इक्वल टू m1x प्लस सी, तो ये क्या इतना हो जाएगा जी पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इसकी tan वैल्यू को रिलेट करोगे तो ये m1 आएगा ना, फिर इसको कॉट लिखोगे तो यहां से tan थीटा की वैल्यू 1/m1 आ जाएगी, और आप मॉड लगा दोगे tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/m1, मॉडुलस ऑफ 1/m1, ये मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, इस ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। देखो बेटा इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट वो रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। हमने आगे आप देखोगे ना तो शायद दो क्वेश्चन दिए हैं, ये जो सीट है 101 पेज की, हमने दो क्वेश्चन दिए हैं और जेई मेन में खूब पूछे भी जाते हैं। एक तो देखा जेई मेन में भी आया हुआ था, एक जेई मेन का है और एक ऐसे हमने दिए हैं, दो दिए हैं टोटल। तो इसमें क्या है कि ये हेडिंग है ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू टू गिवन लाइंस, मतलब ये दो लाइनें पहले से आपके पास हैं, आप तीसरी लाइन एक ला रहे हो जो दोनों पे इक्वली इंक्लाइंड है, तो कहोगे कि ये तो बाइसेक्टर का काम करेगी, तो हम कहेंगे यस बाइसेक्टर का काम करेगी या बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, कोई भी बात कह सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पहले से दोनों था आपके पास, जैसे ये हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड दिस इज y इक्वल टू m2x प्लस c2। थोड़ा सा समझना, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि वो माइनस आया कहां से। आप कहोगे कि सर वो तीसरी लाइन के लिए मेहनत करिए, ये थीटा ये m हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है स्टार्टिंग में, देखते जाना मैं क्या करूंगा। इधर देखो इसको मान लूंगा गामा, ये अल्फा भाई साहब हैं, ये बीटा हैं, तो एक प्रकार से m की वैल्यू tan गामा लिख सकते हैं ना। बताओ यस सर। आप लोग में से कोई फिर से माइक ऑन किया है? अरे घर वालों को मत दिखाओ, घर वालों को सिलेक्शन दिखाओ, वो ज्यादा जरूरी है, तभी भी हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा। हमने वैसे भी अपने एक दो बच्चे जो हाँ क्या कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। इधर देखिए बोर्ड पे देखो, हम लोग दो बार एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगाना चाहते हैं, दो बार। कहोगे कि एक तो ये आपके पास फैसिलिटी यहाँ पे है, दिख रहा है, यस सर। और एक यहाँ पे भी है। इसको मैं पूछ लूं आपसे तो क्या कहोगे, पाई माइनस थीटा। इसको दूसरे पेन से यूज करता हूं, इसको पाई माइनस थीटा कहेंगे, और ये भी तो थीटा ही होगा ना। तो अल्फा की वैल्यू थीटा प्लस गामा लिख सकते हो, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 बीटा की वैल्यू लिख सकते हो आप पाई माइनस थीटा प्लस गामा। यस और नो? यस सर। आप तो गामा निकालने में इंटरेस्टेड है ना, तो कहोगे कि थीटा को उड़ा दीजिए सर, किसी काम का नहीं है ये। तो यहां से थीटा अल्फा माइनस गामा की वैल्यू क्या लिखोगे, पाई प्लस
गामा माइनस बीटा। अब कहोगे कि tan लगा दीजिए, तो tan लगाएंगे तो अल्फा माइनस गामा। दिस इज, ये पाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना tan पे। अरे tan ऑफ पाई प्लस थीटा बेटा tan थीटा ही होता है। यस सर। यस सर। तो अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ओपन कर दो तो tan अल्फा माइनस tan गामा होल्ड। ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैं देख रहा हूँ जेई मेन वाले कम से कम 3-4 बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैं इतना भाव दे रहा हूँ इसको, और कोई भाव देने का मतलब नहीं है। ये लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, यहाँ कुछ और भाई साहब हैं, गामा है, तो tan गामा माइनस tan बीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan बीटा इंटू tan गामा। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो वैल्यूज आपको मालूम है सर उसको लिख दीजिए चुपचाप। 1 प्लस m इंटू m1 इक्वल टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m इंटू m2। तो इसी को हम लोग याद रखते हैं ऐसे। इसको मैं अगले पेज पे कैसे याद रखते हैं वो मैं बता दूंगा। एक यहाँ नेगेटिव माइनस कॉमन लेकर लिख देते हैं, मतलब ऐसे होता है डायग्राम जो हमारे दिमाग में फीड अप रहता है ना, कहते हैं ना खुराफाती दिमाग। ये m निकालना है, एक m1 है एक m2 है, तो इसके स्लोप को ऐसे रिलेट करते हैं m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1 विदाउट मॉड्यूलस इक्वल टू माइनस टाइम्स वही काम m2 के साथ कर दीजिए। और जानते हो ये अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो m में क्वाड्रेटिक आता है और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 आएगा। वो क्या दिखा, अबे प्रथम तुम तो चुप रहो यार, 11th वाले हो, वैसे भी 2023 में देना है तुम्हें और ये नोट्स मांग रहा है। ये क्या होता है ये मैं कह रहा था कि ये 90 मतलब स्लोप का प्रोडक्ट जो है, जैसे क्वाड्रेटिक से आप 2m एक्सपेक्ट कर रहे हैं, m1 m2 ऑलरेडी है, तो कुछ मान लेते हैं अल्फा बीटा हमारे m के दो वैल्यूज हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट मैं -1 कहना चाहता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों बाइसेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको आगे चल के हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे आपके पास दो लाइनें हैं और इनके दोनों के बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करोगे ना, तो एक बाइसेक्टर ये है और दूसरा जो बाइसेक्टर होता है वो ये होता है इसके परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो ये बताओ ये हमने क्या बोला था, टोटल पाई माइनस थीटा। यस सर। समझना इसको, अगर मैं पूछूं कि ये हाफ कितना होगा तो पाई माइनस थीटा बाई 2। और ये हाफ कितना होगा तो पाई सॉरी थीटा बाई 2 लिखेंगे ना। यस। तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये टोटल सम पाई बाई 2 होगा। यस सर। और वही मैं कह रहा था कि अगर इसका स्लोप अल्फा है इसका स्लोप बीटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। -1। ठीक है ना, ये विजिबल नहीं है ना उतना कलर, ब्लैक पे चलते ही नहीं है। कौन कौन चल रहा है भाई थोड़ा देख लें। एक तो ये दिखता है आप लोगों को सही से। यस सर। चाहिए भाई साहब को ओके कर देते हैं, मतलब ये ओके हैं, ये दोनों ओके हैं और ये मतलब दो इधर। चलिए ठीक है, ये 4 और ये 2, ठीक, तो यही है बेसिकली, ये ध्यान रखना। और दोनों बाइसेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये हो गया बाइसेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब हम लोग आते हैं इसमें पढ़ते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब डिस्टेंस फॉर्म, ठीक है। यस सर। ये क्या है इसको थोड़ा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई स्टूडेंट को यही डाउट होता है कि सर इसको कब लगाते हैं, ये बता दीजिए। तो ये इसीलिए ब्रैकेट वाला लिख रहा हूं टर्म डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस ऊपर नीचे करना हो एक लाइन पे, एक पॉइंट से एक डिस्टेंस चलना हो, तो हमेशा इस फॉर्म को याद कर लेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट में। देखो
जैसे अगर हमारे पास कोई लाइन है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बना रही है और ये पॉइंट से पास हो रही है, तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? कहोगे कि यस, श्योर लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना। y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप चाहिए तो tan थीटा, तो tan को लिख सकते हो साइन बाई कॉस x माइनस एक्स वन। क्या इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं? यस सर, नो? Yes, sir. 3D में याद करो एक जेड वाला भी एक्स्ट्रा आता था ना, इसी तरह का कुछ था। Yes, sir. तो यहां से r लिखा हमने, और फिर ये आ जाता है बेटा x इक्वल टू एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू वाई वन प्लस आर साइन थीटा। आप कहोगे कि सर ये r क्या है ये बता दो, तो r एक पैरामीटर होता है, क्योंकि ये मतलब नई नई चीजें आप दे रहे हैं हमें। पैरामीटर भी बच्चों एक प्रकार से वेरिएबल होते हैं जो दो से ज्यादा वेरिएबल को कनेक्ट करते हैं आपस में। जैसे सीधी सी बात ये है कि अगर आपको कभी भी एक्स वाई एज्यूम करके क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर, वाई को इन टर्म्स ऑफ आर लिख देते हैं। इसमें एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि ये जो आर है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो एक ये फिक्स पॉइंट अपने पास था ही, एक जनरल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये जनरल पॉइंट और फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ आर। ठीक है, मतलब अगर एपी की डिस्टेंस निकालनी है तो मॉड आर कर देंगे। पॉइंट नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ आर रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ जनरल पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ए। आर की वैल्यू 0 रखेंगे, हम सीधे सीधे ए पे पहुंच जाएंगे। ओके, यस Yes, सर। sir. एक दो पॉइंट यहाँ पे बहुत चीजें हैं, ध्यान रखना। जैसे याद करिए इस आर का काम हम लोगों का 3D में लैम्डा करता था, याद है? इक्वल टू sir. लैम्डा मानते थे ना। Yes, sir. लैम्बडा यूज करते थे। इसमें एक पॉइंट ये याद रखना बच्चों, जैसे ए के एक तरफ अगर आपने आर को किसी पॉइंट के लिए पॉजिटिव निकाल रखा है, तो इधर उस साइड में जितने पॉइंट्स होंगे सबके आर पॉजिटिव आएंगे, और ए के अपोजिट साइड वालों के आर नेगेटिव आएंगे। दूसरा ये है। तीसरा पॉइंट ये होता है इसमें इंपॉर्टेंट, कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आर जिस साइन का आया है उसी साइन को यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग मेहनत किए किसी पॉइंट के लिए और आर की वैल्यू -4 आ गई, तो हम उस पॉइंट को निकालने के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू -4 रखेंगे। ओके, यस सर। लेकिन अगर लेंथ कोई पूछ ले कि उस जो पॉइंट जिसका आपने -4 निकाला है वैल्यू और ए पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप 4 रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे भी कहते हो कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यही मैं कहना चाहता हूं इससे रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट यही कि अगर लाइन पे भैया कुछ पॉइंट वॉइंट कुछ लेंथ हो, चलना वलना फिरना वरना हो, घूमना फिरना हो, तो हम इस फॉर्म को याद कर लेंगे, उससे हमारा बहुत भला हो जाएगा। जैसे कई बच्चे यही डाउट करते हैं ना कि सर हमें नहीं क्लिक करता, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म से करना था सर, यही क्लिक नहीं किया। तो जब भी पॉइंट पे लेंथ चल रहा है, सॉरी लाइन, जैसे लाइन जो है ना उस पर कुछ लेंथ चलते हो 5 मीटर 6 मीटर 5 यूनिट 6 यूनिट, तो इस फॉर्म का यूज करेंगे। क्योंकि बाकी जो फॉर्म थे ना उसमें हम लोग लेंथ तो नहीं करते थे, उसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लिए थे। एक नॉर्मल फॉर्म है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, एक 2 पॉइंट फॉर्म है, उसमें कोई लेंथ वंथ नहीं निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ लेंथ से रिलेटेड डिस्कशन है। तो ये लास्ट फॉर्म होती है वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का। आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. यस ओके जी, तो अब ये नहीं, अब इसमें इंपॉर्टेंट एक हेडिंग होती है कि हमारे पास एक लाइन है,
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है p करके x1 y1। अब आपको तीन चीजें इसमें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। एक तो लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस pm निकाल दीजिए, दूसरा पूछा जाता है कि m का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और तीसरा पूछा जाता है कि p का इमेज निकाल दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन, जैसे हम लोगों ने प्लेन में भी पढ़ा था उस टाइप का। और जो वहां लिखे थे वही चीजें यहां लिखेंगे। पीएम अगर कभी चाहिए तो आप क्या करिए, इसको यहां पुट कर दीजिए, मॉड लगाइए ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पहला है। दूसरा m अगर चाहिए तो हम लोग क्या लिखते हैं, याद है जी? भूल गए हो सब, भूल जाते हो बहुत जल्दी। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया हूं? बहुत सर। मैंने चार्जिंग में लगाया है इसी माइक, कभी ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज हो जाए। तुम यही रहो। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर तो लग रहा है कि फॉर्मूला लिखवा लिखवा के आज पागल कर देंगे। यही सोच रहे हो ना? मैं बताता हूं उसका इलाज। एज्यूम करो ये सब भूल गए हम तीनों। लेट अस एज्यूम भूल गए। कहोगे कि सर आप बताओ, भूल चुके हैं सब कुछ। एओडी यूज कर लेंगे। हाँ, ये क्या करना कि ये लाइन तो इक्वेशन लिख ही लोगे जनरल फॉर्म में, अल्फा बीटा एज्यूम कर लेना। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। पहली इंफॉर्मेशन ये है कि अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई कर रहा है, इतना तो क्लिक कर जाएगा ना सबको। यस सर। और दूसरी इंफॉर्मेशन, ये लाइन का जो स्लोप है और ये जो सेगमेंट का स्लोप है वो आपस में, ये लाइनें दिख रही हैं परपेंडिकुलर, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना करना चाहेंगे आप? -1। -1। दो इक्वेशन, दो अननोन से आपको अल्फा बीटा आ जाएगा। फिर कहोगे कि x1 y1 से अल्फा बीटा के डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम लोग इमेज निकाल लेंगे। इमेज के लिए जरूरी है बच्चों कि दो कंडीशन, जैसे ये इमेज नहीं है, सिर्फ परपेंडिकुलर से अपना काम नहीं चलने वाला, सिर्फ मिड पॉइंट से भी अपना काम नहीं चलने वाला। आप कहोगे सर ये दोनों एक साथ चाहिए, तब जाके मिरर इमेज कंफर्म कर पाएंगे ना? यस सर। ये ध्यान रखना। कई बच्चे क्या होता है ना, गलती क्या करते हैं, ये जेईई मेन कहाँ फंसाता है, मतलब कहाँ ट्रैप करता है, ये मेरे को पता है। एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं सब। ये क्या करते हैं सब ना, ये जर्सन रीजनिंग के क्वेश्चन दे देते हैं और उसमें एक आंसर दे देते हैं मिरर इमेज के लिए, मिड पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा या लाइन पे लाई करेगा। बच्चा मिड पॉइंट लाई कर रहा है, आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अरे मिड पॉइंट लाई कर रहा है उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। मिड पॉइंट लाई करने के साथ साथ वो जो दोनों सेगमेंट हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है? यस सर। तो ये Yes, हेडिंग के sir. फॉर्म में चाहे तो लिख लो। ये क्या होता है हेडिंग इसका भाई? तो आप ऐसे हेडिंग लिखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्लिक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए गिवन लाइन। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, डायग्राम से अंडरस्टूड है। तो लेट अस अज्यूम कि आपको ये जो मैंने कहा ना कि ये भूल भाल गए एग्जाम हॉल में, इसको मैंने कैसे याद रखा है, तो ये लिख देते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के -1 टाइम्स, इमेज की लाइन डबल होती है तो -2 टाइम्स, उसी डायरेक्शन में है। पॉइंट नोट करिए, मैंने बोला था कि आर जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं
वो सेम जैसे ए पी के एम और क्यू एक ही साइड में है तो दोनों में -1 -2 आ रहा है। ऐसे याद रख सकते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ा सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस जेई के हो जाएंगे इससे। दूसरा मैं ये कह रहा था कि मैं जूम करता हूं कि बच्चे को याद करना ये डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग क्या करना है, अल्फा बीटा। कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि जैसे ये लाइन की इक्वेशन दी ही हुई है तो इसका स्लोप निकालते हैं और नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसका स्लोप आ जाता है तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं और दोनों को सॉल्व करके ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। वो भी तो कर सकते हो ना? यस सर। वो भी एक Yes, तरीका है। ठीक है, अब आप हेडिंग लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये क्या है, कहोगे कि सर इसमें है क्या, दो लाइनें पैरेलल हैं उनके बीच का आप डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। बस C1 minus C2. हाँ, याद है ना सबको? बहुत बढ़िया। C1 - C2 इतना आपने बोल दिया मतलब आपको याद है। बस इसमें एक ध्यान ये रखिएगा कि x, Yes, sir. हाँ ये वाला पार्ट, ये प्लेन में भी हमने बताया था, अभी रिसेंटली पढ़े हैं तो याद आ जाएगा। उसमें बस z एक्स्ट्रा था तो इसकी वैल्यू होती है यार देखो C1 - C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ठीक, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन हो गया। अब इसके बाद आता है आप लोगों का लोकस। लोकस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदुपथ। जैसा आपने अग्निपथ मूवी देखी होगी ना, उसी तरह से होता है बिंदुपथ। द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच द पॉइंट इज मूव अंडर द गिवन कंडीशन। इसमें आप लोग जितने क्लास कर रहे हो, ऋषभ, अंश, अनुष, बारिश, हरीश, हिमांशु, इंसेंट डेविल भी हैं यहाँ पे, लगता है सल्लू का बहुत बड़ा फैन है ये। जब ज्योत, खुशी, महेंद्र, मेहदी, प्रत्यूष, पी सिंह, राज और एक और राज हैं। इसमें कितने स्टूडेंट को दिक्कत होती है लोकस प्रॉब्लम में? सर मुझे। नाम बताओ। सर मुझे भी। अरे अनुष H66, ये 66 क्या है जी? सर मुझे भी। ओके, सर मुझे भी दिक्कत होती है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज किया जाएगा। मतलब इसको हमें आराम से, बच्चों देखो हम टाइम टेबल टेंटेटिव भेज तो दिए हैं लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमें टॉपिक समझाना है और आपको स्कोर करना है। ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि हमें एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े। हमारा कंटेंट और आपका पूरा परफॉर्मेंस टारगेट है, टाइम टारगेट नहीं है। टाइम ये है कि हाँ हम 25 तारीख तक खत्म कर देंगे सुबह 10 बजे तक मैक्सिमम। 26 से पेपर है ना, 10 बजे के बाद नहीं पढ़ाएंगे। जिनके लेट पेपर होंगे उनके यूट्यूब पे रिवाइज क्लासेस चलेंगी तो उसमें अपना देखते रहना जिनको जरूरत होगी। लेकिन 25 तक हमारा प्रयास रहेगा। 25 तारीख तक हमने शेड्यूल रखा है ना, तो 25 के 1 बजे तक कहेंगे, 10 बजे तक नहीं। चलिए तो मैं इसको शुरू से बताता हूँ क्योंकि आप लोगों में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। तो देखो हम भी आप ही की तरह कुछ दिन पहले ही स्टूडेंट थे और हमें भी दिक्कत होती थी, लेकिन जैसे ही ये भाई साहब को पढ़े ना सारा टेंशन खत्म। मतलब लोकस का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट का वो लोकस पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, या क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं घर पे, मतलब क्वेश्चन में जिस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है मतलब उस पॉइंट का आपको इक्वेशन निकालना है बस। तो इसके स्टेप्स लिखवा देता हूं, पहले तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट, याद रखिएगा हमें पास मूविंग पॉइंट का ही लोकस होता है। इज इक्वेशन ऑफ पाथ
on which point is moved under given condition, under given condition. ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑन विच पॉइंट इज मूव अंडर गिवन कंडीशन, मतलब जैसे मान लीजिए मैं ही पॉइंट हूं और मैं एक स्ट्रेट, आपने ऐसा कोई कंडीशन हमारे ऊपर चिपका रखा है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन पे ही घूम सकता हूं, मैं आगे गया मैं पीछे आया, मैं आगे गया मैं पीछे आया, तो कहा जाएगा कि विवेक सर का जो लोकस है वो एक स्ट्रेट लाइन है। आपने मेरे ऊपर ऐसा कंडीशन लगाया कि मैं एक सर्किल के सरकमफरेंस पे घूमने लगा, तो कहा जाएगा कि मेरा जो लोकस है वो एक सर्किल है। मतलब मेरा लोकस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उस सर्किल की इक्वेशन निकाल लेंगे जिसपे मैं घूम रहा हूं। आपके हाथ में एक बॉल है, उसको नॉर्मली आप प्रोजेक्ट कर देते हैं तो प्रोजेक्टाइल एक क्रिएट होता है। तो कभी भी इक्वेशन ऑफ लोकस पूछा जाए तो उस इक्वेशन ऑफ पाथ निकालते हैं, जो आप लोगों को याद होगा ना, y इक्वल टू एक्स साइन थीटा अपॉन जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा करके कुछ आता है ना। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, बहुत दिन हो गए तो हम भूल गए हैं फिजिक्स, ऐसे ही कुछ आता है, पैराबोला बोलते हैं उसको, पढ़े हो? हाँ सर, पढ़े पढ़े। यस सर, पढ़े सर। ऐसे हाँ ही कुछ आता है, मैं एग्जैक्ट हो सकता है गलत बोल दिया हूँ। y इक्वल टू हम बोल रहे थे x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सही है सर। सही है ना? तो ये, अरे यार फिजिक्स में कितने फॉर्मूले ही थे कि उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स का फॉर्मूला जीवन में याद रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें है क्या याद करने वाला, जो भी है लॉजिक है। यहाँ तो आप थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, ये कहाँ से आया। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि वो जो पॉइंट है जिसकी इक्वेशन की बात हो रही है वो हमें चाहिए। तो क्या करते हैं, तो मूविंग पॉइंट को एच के मानते हैं। बेसिकली हम ये लिखने जा रहे हैं, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग लोकस, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग लोकस। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले मूविंग पॉइंट को एच कॉमा के मान लेंगे। लेट मूविंग पॉइंट इज एच कॉमा के, ठीक है। मतलब मूविंग पॉइंट जैसे मैं हूं तो मेरा, आप मूविंग पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको एच कॉमा के मान लीजिए। दूसरा प्रयास ये करेंगे कि फॉर्म ऑल कंडीशंस, फॉर्म ऑल कंडीशंस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, या राइट ऑल कंडीशन इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ऐसे लिख सकते हो। इक्वेशंस के फॉर्म में हमने सारे कंडीशंस लिख डाली कि इनके ऊपर ये कंडीशन है, इनके ऊपर ये कंडीशन है, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, सबको लिख दिया। तीसरा होता है एलिमिनेट। ऐसा हो सकता है कि हमें कुछ वेरिएबल एज्यूम करना पड़े, तो उस वेरिएबल को अब हम लोग गायब करेंगे। और एक फंडा होता है, ठीक है ना, ये हम देखे हैं मैकेनिक्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत लॉजिक काम कर जाता है। यहाँ पे एलिमिनेशन में क्या है कि अगर आपको एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है तो आपको दो रिलेशन मिलेंगे, अगर दो एलिमिनेट करने हैं तो आपके पास तीन रिलेशन होंगे मिनिमम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। चार अगर वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं तो आपके पास 5 रिलेशन होंगे, ठीक है। वैसे ही मैकेनिक्स में मैं बोलता हूँ कि मैकेनिक्स में लॉजिक क्या चलता था, प्रिपरेशन के दौरान मैंने फील किया था कि जितने वेरिएबल एज्यूम कर लिया हमने एफबीडी के टाइम, उतनी इक्वेशन लिखनी होगी। अब ढूंढ लो कौन कौन सी इक्वेशन है। तो ये हम क्या करेंगे, एलिमिनेट ऑल वेरिएबल्स, ऑल वेरिएबल्स। अब इसमें कंडीशन सुपर इम्पोज है, इफ एनी, अगर आपने कुछ मान रखा है तो, टू गेट ए रिलेशन कंसिस्टिंग एच एन के, एक एच और के से रिलेटेड रिजल्ट लिखिए। फोर्थ होता है रिप्लेस
h को x और k को y रख देंगे, और पांचवा होता है आपको डिजायर्ड लोकस मिल जाएगा। वी गेट डिजायर्ड लोकस। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। समझ रहा है ओके, सर, समझ रहा है। ठीक 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 ठीक। क्वेश्चन कराऊं इस पे एक? यस सर। हाँ सर। क्वेश्चन लिखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इफ O इज ओरिजिन and Q is a variable point, on x square equal to 4y, then the locus of midpoint of OQ, midpoint of OQ is ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आता भी होगा बहुत सारा, हमने दिया भी है क्वेश्चन आगे। O ओरिजिन है और Q एक वेरिएबल पॉइंट है, एक्सिस। ये डायग्राम जरूरी नहीं है कि आप सही बनाएं, कुछ भी ऐसे रफली बना सकते हैं। Q इस पे लाई कर रहा है। आपको OQ के मिड पॉइंट का लोकस ये देखो, इसको चेंज करोगे तो इसका मिड पॉइंट भी चेंज होगा ना, मूव करेगा। मिड पॉइंट मूव करेगा ना जी। यस सर, यस। तो जिसका लोकस पूछ रहा है उसी को एच के मान लेते हैं। आप कहोगे ये 0 0 है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो तो ये 2h, 2k हो जाएगा। क्यू x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। अब क्या करेंगे, क्यू को सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। हाँ बिल्कुल, वो तो आ ही जाएगा आप लोगों का आंसर। 4 टाइम्स 2k, कहोगे 4 4 कैंसिल, एच स्क्वायर इक्वल टू 2k, तो लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। चलिए सेशन एंड होने वाला है, तो फिर से 5 मिनट बाद मिलते हैं। 5 मिनट का गैप, अभी 1:20 है। तो इसमें डाउट हो तो कुछ पूछ लो। एकदम क्लियर है सर। देखो ऐसे ही हर प्रॉब्लम करना, बस ये स्टेप्स को याद रखना। ये अगर स्टेप्स याद रखोगे तो मैंने देखा नहीं है कि मेरे किसी स्टूडेंट ने कहा हो कि सर मेरे को लोकस वाला, हाँ शुरू में जरूर कहते हैं, नो डाउट, मुझे याद है शुरू में बहुत पूछते हैं। लेकिन ये पॉइंट पूछता हूँ कि 5 स्टेप याद है आपको, तो जिनको याद रहता है उनको दिक्कत तो नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, कब हो रहा है 54, 1 बजे मिलते हैं एग्जैक्टली। ओके।